नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन 6 बहुत कठोर शर्तों के साथ 10 लाख के मुचलके पर इनको जमानत मिली थी। इसके अलावा ये शर्त लगाई गई थी कि आप मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाएंगे, कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाएंगे, किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। कई दूसरी शर्तें भी उसमें शामिल थी। इसका मतलब ये था, अरविंद केजरीवाल बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे। जैसे जेल में साढ़े 5 महीने वो मुख्यमंत्री बने ही रहे, कुर्सी से चिपके ही रहे, कुर्सी छोड़ी नहीं। मुख्यमंत्री के पद को भी अपने साथ तिहाड़ जेल में ले गए। और ये हिंदुस्तान के ही नहीं, पूरी दुनिया के एकमात्र ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति बन गए, जिसने गिरफ्तारी के समय अपना पद छोड़ना जरूरी नहीं समझा। उसमें एक नैतिक पुट भी होता है, एक परंपरा भी होती है और एक संदेश देना भी होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पद नहीं छोड़ा था। बतौर मुख्यमंत्री ही जेल गए और बतौर मुख्यमंत्री ही साढ़े 5 महीने बाद जेल से बाहर आए। अब सवाल ये उठता है कि साहब, अब मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ दिया? तो जमानत पर बाहर तो आ गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पर तमाम तरह की पाबंदियां आयद रहेंगी। आप बतौर सीएम कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी इनके हाथ बांध दिए कि आप अगर मुख्यमंत्री पद से इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद, साढ़े 5 महीने जेल में रहने के बावजूद भी आप अगर पद छोड़ने को ही तैयार नहीं हैं, तो आप बतौर मुख्यमंत्री कोई फाइल भी साइन नहीं कर पाएंगे, सचिवालय भी नहीं जा पाएंगे, कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं बुला पाएंगे, विधानसभा का सत्र भी नहीं बुला पाएंगे। मजबूरी थी, जिसकी वजह से अपनी जगह इनको एक कठपुतली प्रधानमंत्री के रूप में आतिशी को लाना पड़ा। इन्होंने जेल से निकलने के बाद बहुत ऊंची ऊंची बातें की। 13 सितंबर को बाहर आए, 17 सितंबर को इस्तीफा दिया और एक दिन पहले 21 सितंबर को आतिशी मारलेना ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ और 4-5 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली और आज 22 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। ना तो मैं इसको जनसभा कहूंगा और ना ही मैं इसको रैली कहूंगा, जैसा कि मीडिया के कुछ लोगों को ये बीमारी लगी हुई है कि जहां 400, 500, 1000 लोग, 1500 लोग भी आकर के खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, तो उसको रैली और महारैली बता देते हैं। इसका मतलब इनको रैली की डेफिनेशन पता ही नहीं है। जो रैलियां कभी हुआ करती थी 70 के 80 के दशक में, जब पैर रखने की जगह नहीं होती थी, शहर जाम होकर के रह जाता था, जिसमें 5 से 10 लाख की भीड़ उमड़ती थी, उसको रैली का नाम दिया जाता था। लेकिन आजकल तो 1000, 1500 लोगों की भीड़ को ये रैली बता दें, ये जनसभा बता दें, ये जमावड़ा बता दें लोगों का। लेकिन जंतर मंतर, आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे। जंतर मंतर कितनी बड़ी जगह है, वहां कितने लोगों की गुंजाइश है बैठने की और खड़े होने की, और उसमें मंच भी लग जाए, इनकी गाड़ियां भी आकर के खड़ी हो जाएं और लाउड स्पीकर से लेकर के तमाम जो है दूसरे और सुरक्षा कर्मी भी लग जाएं। उसमें अगर ये कहा जाए कि साहब, बहुत बड़ी रैली थी और अपार जन समर्थन मिला इनको, तो ये अतिरेक पूर्ण रिपोर्टिंग होती है और वो दिल्ली का मीडिया कर रहा है। मीडिया मैनेजमेंट इनको आता है, ये हम और आप जानते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था साहब, बाहर निकल करके इन्होंने कहा था कि अब मैं जनता की
अदालत में जाऊँगा और जनता अगर मुझे ईमानदार मानती है, अगर चोर नहीं मानती है, भ्रष्टाचारी नहीं मानती है, तो मुझे जनादेश दे। जब जनता मुझे जनादेश दे देगी, तो मैं फिर से कुर्सी पर बैठूँगा, तब तक मैं कुर्सी को छूऊँगा भी नहीं। जेल से बाहर आने के बाद इनको एहसास हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत तो दे दी है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में इनका कामकाज एक तरीके से अस्वीकार कर दिया है। यानी आप बेशर्मी के साथ अगर इस कुर्सी पर चिपके रहना चाहते हैं, तो चिपके रहिए, लेकिन आप मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकते। आप फैसले नहीं ले सकते, आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते, यानी आप पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो मरता क्या ना करता, इनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और ये इसलिए करना पड़ा कि चुनाव में 4-5 महीने का समय है। अगर अब भी ये लोक लुभावन घोषणाएँ नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की पाबंदियों के बाद, तो फिर किसी दूसरे को ही बैठा दो। उसी के ज़रिए फाइलें क्लियर होती चली जाएँगी और आप लोक लुभावन घोषणाएँ करके लोगों को किसी तरीके से प्रभावित करके और वोटों के लिए फसलें उगा सकते हैं। तो मजबूरी में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ रहा है और जेल में रहते हुए आप मुख्यमंत्री इसलिए बने रहे, सबको पता है, ताकि शीश महल ना छोड़ना पड़े जो 54-55 करोड़ का बना करके महल खड़ा कर दिया है। बच्चे, बीवी वहाँ रहते रहें, ऐशो-आराम की ज़िंदगी गुज़ारते रहें और जो वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, उनकी जो भारी भरकम फीस है, वो भी सरकारी खजाने से जाती रहे। वरना क्या वजह थी कि आज तक हिंदुस्तान तो छोड़िए, दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ कि किसी को गिरफ्तार किया गया हो और वो जेल में भी अपने पद पर बना हुआ हो। कोई सरकारी कर्मचारी, कोई चपरासी भी अगर किसी भ्रष्टाचार, कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और 24 घंटे अगर वो जेल में रह ले, तो उसकी सेवाएँ निलंबित कर दी जाती हैं, बाद में उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है। लेकिन साहब ये तो मुख्यमंत्री थे और बाहर निकल कर के तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का, मैं सत्ता का, कुर्सी का लालची नहीं हूँ। अगर आप लालची नहीं थे तो मुख्यमंत्री पद पर बने हुए क्यों थे? जंतर-मंतर को अगर इन्होंने जनता की अदालत मान लिया है, तो मैं आज इस शो में कह सकता हूँ कि इनका डूबना तय है। जब इन्होंने कहा था कि मैं जनता की अदालत में जाऊँगा, तो उसका मतलब लोगों ने और हमने ये समझा कि अब ये गली-गली जाएँगे, घर-घर जाएँगे, लोगों से संपर्क करेंगे, उनके दुःख, दर्द, तकलीफ़ें सुनेंगे, उनसे माफ़ी माँगेंगे कि मेरे से गलती हुई है। मैंने एक एक के साथ एक फ्री बोतल बाँटना शुरू कर दिया था, बेचना शुरू कर दिया था, बिकवाना शुरू कर दिया था। मैंने 100 करोड़ रिश्वत गोवा चुनाव के लिए और दूसरी जगहों के लिए साउथ ग्रुप से प्राप्त करने का पाप किया है। मुझे माफ़ करिए, आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन छोड़िए इन सारी बातों को, अगर इन्होंने जंतर-मंतर को ही जनता की अदालत मान लिया है, तब तो ये जंतर-मंतर पर जो तमाशा इन्होंने 22 सितंबर को किया है, वो आगे भी करते रहेंगे। और इन्होंने कहा क्या-क्या है, ज़रा उसका मूल्यांकन करेंगे हम, आज उसकी समीक्षा करेंगे कि जंतर-मंतर पर इन्होंने क्या-क्या बातें कही हैं। इन्होंने कहा कि साहब 2011 में जो अन्ना आंदोलन था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था और हमने जब पार्टी बनाई, तो ईमानदारी के बल पर ही पहला चुनाव लड़ा और हम सत्ता में आए। इनका कहना ये था कि साहब अ, सत्ता और कुर्सी का मैं लालची नहीं हूँ। तो भई लालची नहीं है तो साढ़े 5 महीने जेल में आप कुर्सी से चिपके रहे और सत्ता से चिपके रहे, आपने कुर्सी को क्यों नहीं छोड़ दिया था?
इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं पब्लिक से। दूसरे ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भ्रष्टाचारी और चोर कहा, तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। अब यहाँ एक सवाल पूछना केजरीवाल साहब बहुत ज़रूरी हो जाता है साहब। ज़रा याद करिए, जब ये अन्ना आंदोलन चल रहा था और जब इन्होंने नई-नई आम आदमी पार्टी बनाई थी, झाड़ू वाली पार्टी बनाई थी, तो इन्होंने किस-किस को चोर और भ्रष्टाचार नहीं कहा था। इन्होंने तो बहुतों को भ्रष्टाचारी बता दिया था। इसी जंतर-मंतर पर बड़े-बड़े पोस्टर, बैनर लगाए थे। बहुत सारे नेताओं के लगाए थे, जिसमें लालू भी थे, जिसमें शरद पवार भी थे, यहाँ तक कि कई केंद्रीय मंत्री थे। इन्होंने तो प्रणब मुखर्जी तक का फ़ोटो लगा कर के उनको भी भ्रष्टाचारी बता दिया था। बाद में हालत ये हो गई थी कि अरुण जेटली से लिखित में माफ़ी माँगनी पड़ी और नितिन गडकरी से लिखित में माफ़ी माँगनी पड़ी। कई लोगों से इन्होंने लिखित में माफ़ी माँगी। क्योंकि इनको पता था कि मानहानि का केस अगर इन्होंने कर दिया, तो फिर जैसे राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा होते ही उनकी सांसदी भी चली गई और वो जेल जाने का भी उनका बंदोबस्त हो गया था। यही हाल इनका होगा और इनकी राजनीति का अंत हो जाएगा, तो लिखित में माफ़ी भी माँग ली थी। लेकिन किस-किस को इन्होंने भ्रष्टाचारी और चोर नहीं कहा था। और आज अगर आप शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं, ईडी और सीबीआई के ज़रिए, तो आपको भ्रष्टाचारी और चोर नहीं कहा जाएगा, तो फिर किसको कहा जाएगा? फिर इन्होंने कहा कि साहब लांछन के साथ तो मैं एक साँस भी नहीं ले सकता। अगर मेरे पे लांछन लगा हुआ तो मैं एक साँस भी नहीं ले सकता। तो ये लांछन इन पर कब लगा? ये तो 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिए गए थे और 21 मार्च से अब 22 सितंबर हो गई हैं। तो लांछन तो लग चुका ना, गिरफ्तारी तो हो चुकी ना। आप तिहाड़ में रह कर के आ गए ना और तिहाड़ से ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद तिहाड़ से बाहर आने से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार इन्होंने कोशिश की थी ज़मानत और अंतरिम ज़मानत के लिए, नहीं मिल रही थी। लोकसभा चुनाव के समय ज़रूर 21 दिन की अंतरिम ज़मानत मिल गई थी। तो वही लांछन के साथ ही तो आप साँस ले रहे हैं और जी रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने तो शीला दीक्षित जैसी नेता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए थे। उनको विधानसभा चुनाव में हरा भी दिया था, सत्ता में भी आ गए थे और उसी कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री भी बन गए थे पहली बार। तो जिन पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जिनको जेल भेजने की बात करते रहे, सत्ता में आने के बाद आपने शीला दीक्षित के खिलाफ चूँ भी नहीं भरी, एक एक बोल नहीं बोला। फिर ये कहते हैं कि साहब ये जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, ये अग्नि परीक्षा वाला चुनाव है और ईमानदार लगूं तो वोट कर देना। इसका मतलब क्या है? ईमानदारी का सर्टिफिकेट क्या अब इस देश की जनता देगी? ये जो अदालतें बनी हुई हैं, ये फिर किस लिए हैं? अगर जनता आम आदमी पार्टी को फिर से बहुमत दे दे, तो आप दूध के धुले हुए हो जाएंगे, शराब घोटाले से मुक्त हो जाएंगे, बस खरीद घोटाले से मुक्त हो जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट घोटाले से मुक्त हो जाएंगे, जल कल विभाग का जो घोटाला है उससे मुक्त हो जाएंगे। मैं पहले भी अपने एक प्रोग्राम में बता चुका हूं कि लोकसभा चुनाव के समय अमित शाह के दफ्तर ने इनके घोटालों, इन पर आरोपों की एक लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में ये कहा गया था कि 2875 करोड़ का शराब घोटाला किया गया है, 78,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला हुआ है, 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण घोटाला हुआ है, 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला हुआ है, इनके मुख्यमंत्री रहते हुए। 4,000 करोड़ का लैब एक्स-रे घोटाला हुआ है, 1,850 करोड़ का गाड़ियों में पैनिक बटन का घोटाला हुआ है, 1,000 करोड़ का बस खरीदी का घोटाला है, 125 करोड़ का शीश महल का घोटाला है। तो ये सब घोटाले इनके दाग धुल जाएंगे अगर जनता आपको चुन लेती है।
वैसे तो ये दूर की कौड़ी है कि जनता आपको चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएगी, और अगर आम आदमी पार्टी को फिर भी बहुमत मिल जाता है, तो बतौर मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल फिर भी काम नहीं कर पाएँगे, शपथ भी नहीं ले पाएँगे। क्योंकि अगर इस कार्यकाल में बतौर मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट ने आपको 6-7 शर्तें लगा करके ज़मानत दी है, तो वो सारी शर्तें तो चौथी बार जब आम आदमी पार्टी को अगर बहुमत मिलता है और आप मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करते हैं, तो वो पाबंदियाँ तो तब भी लागू रहेंगी। तो ये जनता को भ्रमित करने का ही काम कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है एक और ड्रामा किया जंतर मंतर से। इन्होंने मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे, और 5 सवाल में इन्होंने सवाल क्या किया, मतलब चालाकी से आरएसएस को घसीट करके लाए। कह रहे हैं कि साहब, मोदी जी रिटायर क्यों नहीं हो रहे? अब वो 75 साल के हो जाएंगे। अगर लाल कृष्ण आडवाणी रिटायर्ड हो सकते हैं, मुरली मनोहर जोशी अगर रिटायर हो सकते हैं, कलराज मिश्र अगर रिटायर हो सकते हैं 75 साल के होने पर, तो मोदी जी रिटायर क्यों नहीं हो सकते? इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये है कि समस्या अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, उनकी सख्ती से है, और उनके नेतृत्व में जो एजेंसियां बड़े से बड़े पदों पर बैठे हुए भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रही है, उससे है। इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो कोकोनट की तरह है, बेहद हार्ड है, टूटते नहीं हैं और झुकते नहीं हैं, और कठोर से कठोर कार्रवाइयां कर रहे हैं। और ये केवल अरविंद केजरीवाल की पीड़ा नहीं है साहब। अलग-अलग राज्यों में आप देख लीजिए, जिन पर भी एजेंसियों को भ्रष्टाचार का शक हुआ है या जानकारियां मिली हैं, उनके यहाँ छापे भी पड़े हैं, बरामदगियां भी हुई हैं। उन पर पीएमएलए एक्ट के तहत गंभीर आरोप भी लगे हैं, धाराएं लगी हैं, और वो जेल भी गए हैं, गिरफ्तार भी हुए हैं। इन्होंने 3-4 बातें और कही हैं। इन्होंने कहा कि साहब, 4 अप्रैल 2011 उस समय की सरकार बड़ी अहंकारी थी। कौन थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। तो जिस कांग्रेस पार्टी के साथ ये इंडिया अलायंस में हैं, तब की इनकी सरकार को अहंकारी बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि हम तो बहुत छोटे थे, हमें पैसा चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए, हमें गुंडे चाहिए थे, आदमी चाहिए थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, कैसे चुनाव लड़ते? पर फिर लड़ लिए, और जनता ने हमें जिता भी दिया। तो हमने ये साबित किया कि साहब, ईमानदारी से लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अब यहाँ कंट्रोडक्टरी इनके रिमार्क्स देखिए। अगर आपको पता था कि आप पहला ही चुनाव लड़ करके 28 सीटें जीत सकते हैं, और सरकार भी बन गई थी, बाद में कांग्रेस के ही सहयोग से सरकार बन गई थी, तो आपने बेईमानी क्यों की? आप नई आबकारी नीति लेकर के ही क्यों आए? आपने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत क्यों पकड़ी, जिसका मनी ट्रेल मिल गया है कि गोवा में 45 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दिल्ली से वहां भेजे गए। उन नोटों की गड्डी के सीरियल नंबर भी मिल गए हैं। यहाँ से किसने भेजा है वो भी गिरफ्तार हो चुका है, वहां किसने पैसा पकड़ा था वो भी गिरफ्तार हो चुका है, किस किस को बांटे गए थे वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अगर आप ईमानदारी से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, जनता आपको जिता सकती है, तो आपने बेईमानी का भाव पैदा क्यों किया अपने भीतर, और ये शराब घोटाले के लिए नई नीति क्यों लेकर के आए? और जैसे ही सीबीआई जांच की के आदेश हुए, वैसे ही नई आबकारी नीति को रद्द करके पुरानी आबकारी नीति को लागू भी कर दिया बहुत जल्दबाजी में। तो जनता के सामने आप जो जो कहते हैं, आप नहीं समझते हैं मिस्टर केजरीवाल के जनता अब समझदार हो चुकी है, और वो आपके तमाम झूठों को तुरंत पकड़ सकती है। फिर आगे इन्होंने कहा जंतर मंतर पर कि देश की राजनीति बदलने आए थे।
हम पैसा कमाने नहीं आए थे। 10 साल में चीफ मिनिस्टर रहा, 10 साल में तो अगर चाहता तो 10 बंगले खड़ा कर लेता और 10 प्लॉट मेरे पास होते, पर मेरे पास अब रहने को घर भी नहीं है। मतलब जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम बेईमान नहीं हैं, हम तो बड़े ईमानदार हैं, हम तो कट्टर ईमानदार हैं और हम पर जो आरोप लगे हैं ये तो बिल्कुल ही बेसलेस हैं। कहते थे ना ये सारे के सारे कि जी चवन्नी भी नहीं मिली, तो चवन्नी भी अगर नहीं मिली तो फिर राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक आपके कई नेता तो 1.5 साल से ऊपर और कुछ 6 महीने से ऊपर जेल में रह करके आ रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं मिला होता, अगर कुछ भी आपने नहीं किया होता, तो पहली बात एजेंसी आपको गिरफ्तार ही नहीं कर सकती थी। दूसरी बात, अदालत खड़े-खड़े आपको जमानत देती और कहती कि सीबीआई और ईडी के केस में तो कोई दम ही नहीं है, आप घर जाइए। उनको फटकार पड़ती, उन पर जुर्माना लगता कि आप बहुत कट्टर ईमानदार लोगों को क्यों उठा करके ले आए हमारे सामने, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है, तो दूध के धुले हुए हैं। तो ये 6-6 महीने जेल काट करके क्यों आ रहे हैं और अभी भी कड़ी शर्तों के साथ बाहर क्यों आ रहे हैं? फिर इन्होंने कहा कि साहब मैंने पहले सोचा था कि जब तक अदालत से बरी नहीं हो जाऊंगा तब तक मुख्यमंत्री पद पर नहीं आऊंगा। लेकिन बाद में मेरे वकीलों ने समझाया कि साहब ये केस तो 8-10 साल और 15 साल भी चल सकते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल को लगा इसका मतलब मैं अगले 10-15 साल तक तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाऊंगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ ही नहीं पाऊंगा। तो बोला फिर मैंने तय किया कि मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता की अदालत में जाऊंगा और जनता से कहूंगा कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है, अगर मुझे चोर मानते हो, बेईमान मानते हो, भ्रष्टाचारी मानते हो, तो मुझे वोट मत देना और अगर ईमानदार मानते हो तो मुझे वोट दे देना। तो बोला मैंने फिर ये फैसला किया। यानी इस देश की जो अदालतें हैं उनका कोई मतलब नहीं है। जो जनता की अदालत है वही इनके लिए अब सर्वोच्च हो गई है। मतलब इनकी चालबाजी देखिए, चालाकी देखिए इनकी। इनके 2 विजुअल मेरे पास आए हैं, छोटे-छोटे अंश सुनते हैं। मोदी जी ने हमारे ऊपर सबसे कठोर कानून लगाया, इस देश का ईडी का कानून, पीएमएलए। मतलब केवल इन पर पीएमएलए का सबसे कठोर कानून लगा है देश में, आज तक और किसी पर नहीं लगा। उसमें बेल भी नहीं मिलती, उसमें बेल भी नहीं मिलती, लेकिन केस फर्जी था। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने हम सबको बेल दे दी, क्योंकि उनको भी पता था कि केस खत्म है, केस बेकार है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो इन्होंने अभी अभी कहा है कि उनको भी पता था, सुप्रीम कोर्ट को भी पता था कि केस खत्म है, बेकार है। अदालत में किसी भी अदालत ने इस केस को गलत नहीं कहा है, इनकी गिरफ्तारी को गलत नहीं कहा है। और जो शर्तें हैं, शर्तों में ये लिखा हुआ है कि आप इस केस के बारे में तो चर्चा भी नहीं करेंगे, बात भी नहीं करेंगे। ये तो बेशर्मी के साथ अदालत के को भी घसीट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अदालत को भी पता था कि ये केस तो खत्म है, ये इसमें कुछ नहीं है, इसलिए हम सबको जमानत दे दी। और जमानत ये मिली कब है इनको, ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं बता चुका हूं प्रोग्राम में। कोई 1.5 साल अंदर रह करके आ रहा है, कोई 6 महीने रह करके आ रहा है, कोई उससे ज्यादा समय तक रह करके आ रहा है। आगे सुनिए। उन्होंने हम सबको बेल दे दी, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने केवल ईमान, जब मैं जेल से आया मैंने मन में सोचा था जब तक कोर्ट मेरे को बाइज्जत बरी नहीं कर देता मैं दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। लेकिन मेरे को वकीलों ने कहा यह केस अभी 8 साल चल सकता है, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, यह केस का कोई भरोसा नहीं है, यह केस अभी बहुत लंबा चलेगा। तो मैंने तय किया मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा। अब यहां रुक करके जरा सोचिए,
एक तरफ कह रहे हैं कि अदालत सोच रही है कि ये केस में कुछ नहीं है, ये तो केस खत्म है, और दूसरी तरफ इन्होंने कहा था कि ये फर्जी केस है इसलिए हमें जमानत मिल गई। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे वकील कह रहे हैं कि ये केस तो अभी लंबा चलेगा, 15 साल तक भी चल सकता है। तो अगर ये केस ही खत्म है, अगर ये फर्जी है, अगर इसमें कोई दम ही नहीं है, तो ये 15 साल क्यों चलेगा? कोई पूछे इनसे। 15 साल अगर केस चलेगा, इसका मतलब ये है कि केस में बहुत दम है। अरविंद केजरीवाल अपनी ही बातों को कंट्रोडक्ट कर रहे हैं। जनता से पूछूंगा कि जनता मेरे को बताए कि मैं बेईमान हूं कि मैं ईमानदार हूं। ये हालत है साहब अरविंद केजरीवाल की। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा है कि अगर जंतर मंतर को ही इन्होंने जनता की अदालत मान लिया है और ये बार बार जंतर मंतर पर ही आकर के ये सब भाषणबाजी करेंगे और अपने दोनों मुख्यमंत्रियों को और पूरी अपनी जो चापलूस मंडली है उनको इकट्ठा करेंगे और पब्लिक को इकट्ठा करवा करके यहाँ मंगाएंगे, तो इनको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये गलतफहमी होगी कि ये मीडिया को मैनेज करके अपने धारावाहिक सीरियल्स चला सकते हैं भाषणों के। लेकिन जो विरोधी दल हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, वो क्या अब चुप करके बैठेंगे और वो इनको जवाब नहीं देंगे? वो जनता को सच नहीं बताएंगे? और क्या जनता इतनी भोली है, इतनी नासमझ है, या अरविंद केजरीवाल ने बेवकूफ़ समझ रखी है कि फ्री की बात करके आप उनको भ्रमित करते रहेंगे और उनके वोट लेते रहेंगे? बेहद कठिन अग्नि परीक्षा से इनको इस बार गुजरना पड़ेगा। और जो लोकसभा के चुनाव बीते हैं, उनमें भी जनता ने इनको जगह दिखाई है। इससे पहले दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में भी जनता ने इनको इनकी जगह दिखाई है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।